हेलो क्लास नाइन्थ। इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.5 का कंप्लीट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 के सोल्यूशन आपको सिर्फ इसी एक वीडियो में दिए जाएंगे। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। आपको यहाँ पर बताना है कि जो दिए गए नंबर्स हैं वो रेशनल हैं कि इरेशनल हैं। रेशनल नंबर को हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं और इरेशनल नंबर को अपरिमेय संख्याएं बोलते हैं। मतलब दिए गए नंबर्स परिमेय हैं या अपरिमेय, ये आपको बताना है। इसमें से पहला नंबर आपको जो दिया गया है वो है 2 माइनस अंडर रूट के अंदर 5। ठीक है, जैसा कि आप जानते हो कि 2 आपका एक रेशनल नंबर होता है और अंडर रूट 5 एक इरेशनल नंबर होता है। तो एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया है, तो इसका रिजल्ट हमारा रेशनल नंबर आएगा या इरेशनल नंबर आएगा। आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। जैसा कि अगर आप हमको बताइए कि एक रेशनल नंबर क्या होता है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो जाए या ना भी टर्मिनेट हो तो रिपीटिंग डेसिमल नंबर आपको मिले, उसको हम रेशनल नंबर बोलते हैं। और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकैरिंग होता है। मतलब ना तो उसमें कोई डिजिट टर्मिनेट होगी और ना ही उसमें कोई डिजिट रिपीट होगी। ठीक है, तो इसको समझने के लिए या इनका ऑपरेशन समझने के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल छोटा सा लेते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक इरेशनल नंबर है 2.356897 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर हमने एक रेशनल नंबर ले लिया 3। अब 3 को हम लिख सकते हैं 3.000 अप टू इनफाइनाइट, कितना भी जीरो लिख दो उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो जो आपका ऊपर वाला नंबर लिया गया है ये आपका एक इरेशनल नंबर है और नीचे वाला नंबर जो है वो एक रेशनल नंबर है। अब देखते हैं यहाँ पर रेशनल और इरेशनल को ऐड करने पे क्या मिलता है। ठीक है, तो पॉइंट के उधर क्योंकि सारे नंबर जीरो से ऐड होंगे तो वो वैसे नोट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 5, 7, 9, 8, 6, 5, 3 पॉइंट। अब इसके आगे डॉट डॉट लगा दीजिए और यहाँ पर पॉइंट के पहले जो नंबर्स हैं 2 और 3, इनको ऐड करने पर हमको मिलेगा 5। तो जो हमारा रिजल्ट मिल रहा है वो है 5.3568975 डॉट डॉट डॉट। यहाँ पर आप देख रहे हो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकैरिंग है। मतलब ना तो इसमें कोई डिजिट लगातार रिपीट हो रही है और ना ही इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है, ये बढ़ता चला जा रहा है। तो इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो हमने एक इरेशनल नंबर को और एक रेशनल नंबर को जब ऐड किया तो हमें एक इरेशनल नंबर मिल रहा है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि जब हम एक रेशनल को इरेशनल से ऐड करते हैं या जब एक रेशनल को इरेशनल से सब्ट्रैक्ट करते हैं तब जो रिजल्ट मिलता है वो एक इरेशनल नंबर होता है। तो बेसिकली जो इसका आंसर होगा वो होगा इरेशनल नंबर। अगर आप 2 से √5 को सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको एक इरेशनल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब इसी के साथ बढ़ते हैं पार्ट 2 पर। पार्ट 2 में आपको दिया गया है, जो क्वेश्चन है वो है 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इस ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है तो सारे टर्म्स एज इट इज़ नोट किए जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 3 प्लस √23 और आगे आप लिखोगे माइनस √23। अब यहाँ पर प्लस √23 है और यहाँ पर माइनस √23 है, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो जीरो हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा 3। और 3 आपका एक रेशनल नंबर होता है। मतलब जो दिया गया नंबर है पार्ट 2 में वो आपका एक रेशनल नंबर है। ठीक है, तो बेसिकली जो सेकंड पार्ट का आंसर होगा वो होगा रेशनल नंबर। क्या होगा? रेशनल नंबर। अब बढ़ते हैं पार्ट थर्ड की तरफ। पार्ट थर्ड में आपको जो नंबर दिया गया है वो दिया गया है 2√7 डिवाइड बाई 7√7। ठीक है, तो यहाँ पर √7 ऊपर नीचे दोनों हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2/7।
2/7 जो कि एक P/Q के फॉर्म में दिया गया नंबर है, तो ये एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा रेशनल नंबर। ठीक है, जब थर्ड पार्ट हो गया तब आगे हम बढ़ेंगे पार्ट 4 पे। तो पार्ट 4 में हमें नंबर जो दिया गया है वो है 1/√2। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 एक रेशनल नंबर है और √2 एक इरेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड किया जाएगा तो पहले क्वेश्चन की तरफ, पहले पार्ट की तरह ही आप बोल सकते हो कि इसका रिजल्ट एक इरेशनल नंबर ही मिलेगा। इसको आप दूसरी तरह से भी समझ सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में कि जो रेशनल नंबर होता है वो P/Q के फॉर्म में होता है। ठीक है, जहाँ पर P और Q दोनों इंटीजर होते हैं। तो यहाँ पर जो नंबर आपको दिया गया है 1/√2, ये P/Q के फॉर्म में तो है, लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर Q है ये एक इंटीजर नहीं है, √2 इंटीजर में नहीं आता है। क्लियर सी बात है कि अगर P और Q में से कोई एक भी इंटीजर नहीं है तो ये रेशनल नंबर नहीं फॉर्म करेगा। सो 1/√2 एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब मोस्ट कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं जो कि पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, जो नंबर दिया गया है वो है 2 पाई। और जैसा कि आप जानते हो कि पाई की वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग भी होती है, सॉरी 2 पॉइंट समथिंग भी होती है। जैसा कि आप जानते हो कि पॉइंट की वैल्यू 3.14 समथिंग होती है और पाई की वैल्यू 22/7 भी रखी जाती है। लेकिन 22/7 को सॉल्व करने पे जो डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग होता है। ठीक है, तो इस बिहाफ पे पाई को हम एक इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं ये क्या क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप ले सकते हैं, अगर आप कॉपी या पेन लेकर बैठे हैं नोट कर रहे हो तो आप नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं पार्ट 5 की तरफ और ये क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट है जिसमें आपको जो नंबर दिया गया है वो है 2 पाई। ठीक है, पार्ट 5 में 2 पाई दिया गया है। देखिए पाई के यहाँ पर दो वैल्यूज़ आप एज्यूम करते हो, एक तो होता है 22/7 और एक नंबर होता है 3.14 और 414,142 ऐसे समथिंग होता है आपका। ठीक है, आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आपके सामने होगा। डॉट 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 आगे कर देते हैं। अब यहाँ पर 22/7 और 3.14 इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है क्योंकि 22/7 एक रेशनल नंबर होता है और 3.14 समथिंग जो होता है ये एक इरेशनल नंबर होता है क्योंकि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग होता है। ठीक है, तो इसके बिहाफ पे पाई एक इरेशनल नंबर हो रहा है और इसके बिहाफ पे पाई एक रेशनल नंबर हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं कि पाई होता क्या है, तो पाई किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है और यहाँ पर जो डायमीटर होता है और जो सरकमफ्रेंस होता है, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों ही रेशनल नंबर्स में कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि सरकमफ्रेंस ये आपका डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, इस बिहाफ पर हम पाई को एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, पाई को हम एक इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। तो अगर पाई एक इरेशनल नंबर है और 2 आपका एक रेशनल नंबर है तो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो एक इरेशनल नंबर ही आएगा। सो 5th पार्ट का जो आंसर है वो है इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये इरेशनल नंबर है कि नहीं है इसका आंसर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ही दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी दैट इज पाई इक्वल्स टू C/D। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल नंबर। ठीक है, जो C/D है ये पाई के इरेशनल नंबर होने पर कंट्राडिक्शन शो करता है, मतलब विरोधाभास। ठीक है, क्योंकि C/D एक रेशनल नंबर बनता है, P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ से तो पाई आपका एक रेशनल नंबर होना चाहिए, बट हम एज्यूम करते हैं कि पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये कंट्राडिक्शन क्यों है और इसका वेरिफिकेशन भी आपको करना है।
ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आपको फर्स्ट में बताया था वैसा ही इसका आंसर होता है, लेकिन इसका जो कंप्लीट आंसर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को हम नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा रेस्ट में रख रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में केवल 3 और 4 का ही सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि हम इस पर थोड़ा सा अच्छे से डिस्कस करना चाहते हैं, और ज़्यादा अच्छे से डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। इन एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करना है, और यहाँ पर जो पहला एक्सप्रेशन है वो क्या है। तो पहले एक्सप्रेशंस में आपको दिया गया है ब्रैकेट में 3 प्लस रूट 3, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 2 प्लस रूट 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सड होता है, मतलब रूट जो होते हैं, ठीक है, ये एक प्रकार के वेरिएबल्स की तरह ही काम करते हैं। जैसे हमारे एक्स वाई वेरिएबल्स होते हैं ना, वैसे ये भी वर्क करते हैं। ठीक है, सो अगर हमने एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई करा दिया तो क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना, वैसे ये भी अगर रूट में सेम है तो मल्टीप्लाई हो जाते हैं और उनका स्क्वायर भी हो जाता है। और यहाँ पर कुछ रूल्स भी आपको फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे अगर रूट में कोई नंबर है और उसका स्क्वायर है तो इसका आंसर सिर्फ ए आता है, या रूट के अंदर ए स्क्वायर है तब इसका आंसर भी ए ही आएगा। ठीक है, और इसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में दिया गया है। ठीक, तो इंट्रोडक्शन वीडियो को आराम से देख लीजिए, उसके बाद सारा आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर जो रूट्स वाले होते हैं इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट हम एक्स की तरह ही करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर 2x है और 3x है तो ये ऐड होकर कितना होता है, 5x हो जाता है। वैसे 2 और रूट 2 है और यहाँ पे हमने लिख दिया 3 रूट 2, तो यहाँ पर एडिंग सिर्फ इन नंबर्स की होती है, मतलब जो रूट के पहले होते हैं 2 और 3 का। तो 2 और 3 ऐड होकर कितना हो जाएगा 5, और आगे लगा देंगे रूट 2। तो ये सेम एक्स की तरह ही वर्क करता है ऐड और सब्ट्रैक्ट में, और मल्टीप्लाई में भी वो एक्स को ही फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पे दो दो टर्म्स के दो फैक्टर दिए गए हैं और इनको आपको प्रोडक्ट करना है। तो प्रोडक्ट करने का आपको तरीका बताया गया था कि आप किसी एक ब्रैकेट को ले लीजिए और किसी एक ब्रैकेट के सभी टर्म्स का प्रोडक्ट अदर ब्रैकेट से आपको करना होगा। जैसे अगर मान लीजिए हमने पहला ब्रैकेट लिया तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म से करोगे, फिर रूट 3 ले रहे हो तो इसका मल्टीप्लाई दोनों टर्म से करोगे अगले ब्रैकेट के। ठीक है, तो पहले हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस रूट 2 से। जैसे आप प्रोडक्ट करते हो वैसे ही इसमें भी करना है। फिर दूसरा लेंगे प्लस रूट 3, और इसका मल्टीप्लाई भी हम करेंगे 2 प्लस रूट 2 से। अब यहाँ पर जो 3 है ये पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा, फिर 3 रूट 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 जा हो जाएगा 6, और आगे ये 3 का मल्टीप्लाई जब रूट 2 से करेंगे तो 3 इंटू रूट 2 ये हो जाएगा 3 रूट 2। जैसे मैंने आपको बताया था कि 3 और x का मल्टीप्लाई कितना होता है, 3x होता है। वैसे ही बिना रूट वाले का अगर रूट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों एज इट इज़ ही मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये रूट 3 है और इसका मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए 2 रूट 3। ठीक है, फिर यहाँ पर ये प्लस रूट 3 है, प्लस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आंसर आएगा, और रूट 3 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे अगर आप मान लीजिए x का मल्टीप्लाई कर रहे हो, x का मल्टीप्लाई कर रहे हो किससे, y से, तो आपका आंसर क्या आता है, एक्स वाई आता है ना। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर ही अंदर। वैसे यहाँ पर भी है, रूट 3 एक अलग वेरिएबल आप मान सकते हो और रूट 2 एक दूसरा वेरिएबल मान सकते हो। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई होते हैं, मतलब रूट के अंदर 3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा हो जाएगा 6। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। जैसे यहाँ पर 3 रूट 2 है तो यहाँ पे रूट 2 वाला कोई और टर्म्स नहीं है, और रूट 3 है तो रूट 3 वाला और कोई टर्म नहीं है, और रूट 6 है तो रूट 6 वाला भी कोई और टर्म नहीं है। सो यही इसका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो रहा है। अब ऐसे ही बढ़ेंगे पार्ट 2 पर। तो इसका जो पार्ट 2 दिया गया है वो दिया गया है 3 प्लस रूट 3, और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 3 माइनस रूट 3। आप देख रहे हो कि दोनों ब्रैकेट में सेम टर्म्स हैं, 3 प्लस रूट 3 और 3 माइनस रूट 3। क्या ये किसी की याद दिला रहे हैं?
भाई आपको नहीं आएगी कोई बात नहीं, लेकिन मुझे तो याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। इसका आंसर क्या होता है? ठीक है, ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब जो दोनों में फर्स्ट टर्म है ए, उसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस होगा, फिर दोनों में जो सेकंड टर्म है बी, उसका स्क्वायर करेंगे। वैसे ही जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दोनों में 3 है और सेकंड टर्म दोनों में √3 है, और पहले में प्लस है दूसरे में माइनस, सेम इसी की तरह हो रहा है। ठीक है, तो हम आगे क्या इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, देखो जैसे यहाँ पर दोनों में फर्स्ट टर्म ए था, यहाँ पे ए स्क्वायर हुआ, यहाँ पे दोनों में फर्स्ट टर्म 3 है, तो आगे हम क्या लिख देंगे 3 स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस लगा था तो माइनस लगा दिया, फिर दोनों में सेकंड टर्म बी था, तो यहाँ पर बी का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पर दोनों में सेकंड टर्म √3 है, तो आगे हम √3 का क्या लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, और मैंने अभी आपको बताया था कि √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, और 9 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं तो 6 आंसर आएगा। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, अब बढ़ते हैं पार्ट थर्ड पर। तो पार्ट थर्ड में आपको जो क्वेश्चन दिया गया है या जो आपको नंबर्स दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं? तो पार्ट थर्ड में आपको नंबर दिया गया है √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। अब इसको देखने पर आपको कोई फॉर्मूला याद आ रहा है? हमें तो नहीं लगता याद आ रहा होगा, अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छा बच्चा है। यहाँ पर आपको देखने से एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक है, जबकि आप अगर कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू मिलेगी √5 और b की वैल्यू मिलेगी √2, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो फर्स्ट टर्म होता है उसका स्क्वायर करते हैं, फिर प्लस लगाते हैं, 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और वही यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। इसमें फर्स्ट टर्म दिया गया है √5 और सेकेंड टर्म दिया गया है √2। सो आप √5 प्लस √2 को क्या लिख सकते हो? √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो √5 का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, और आगे प्लस लगाकर b का स्क्वायर मतलब सेकेंड टर्म का स्क्वायर, और सेकेंड टर्म दिया गया है √2 और इसका लिख देंगे स्क्वायर। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कि √5 का स्क्वायर 5 होगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2 बिना रूट का है तो इसको हम किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो 2 को 2 ही लिखेंगे। लेकिन रूट के अंदर 5 है, रूट के अंदर 2 है, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, तो 2√10 हो जाएगा, और आगे √2 का स्क्वायर 2 ही होता है आंसर। ठीक है, तो 5 और 2 दोनों ये कांस्टेंट नंबर हैं, तो दोनों को ऐड कर देंगे, 5 2 7 होता है, तो इस पार्ट का आंसर आ जाएगा 7 प्लस 2√10। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। अब ऐसे ही आपको पार्ट 4 करना है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। आप करने के बाद आप मुझे बताइए कि कितने बच्चों का आंसर आ रहा है, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर सेंड करें। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ की तरफ। तो मैंने आपको बताया कि इसके लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा, और ये थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन वीडियो होगी, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर सिस्टम या पहले चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको ज़रूर फेस करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज किसको करना है? रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, मतलब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है? रेशनलाइज का मतलब होता है रेशनल नंबर बनाना। ठीक है, डिनोमिनेटर को आपको रेशनल नंबर बनाना है, और रेशनल नंबर पता ही होता है क्या होता है, जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हो, और जहाँ पर p और q दोनों इंटीजर हैं और q 0 के इक्वल नहीं है। मतलब अगर रूट के अंदर कोई भी नॉन परफेक्ट नंबर आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, जैसे √2, √3, √5, तो ये आपके रेशनल नंबर नहीं होते हैं, और इनको आपको रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो इनका रेशनल नंबर वाला जो फॉर्म होगा वो क्या होगा? 2 होगा, और √3 का हो जाएगा 3। अब यहाँ पर 2 आपका एक रेशनल नंबर होता है, और वैसे ही 3 भी होता है, क्योंकि हम इनको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 2 को लिख सकते हैं 2/1, और ये p/q का फॉर्म शो करेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन √2 इरेशनल की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है,
तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका जो पहला पार्ट है उसमें आपको दिया गया है 1/√7। यहाँ पर जो डिनोमिनेटर आप देख रहे हो √7 है, मतलब रूट के अंदर जो 7 नंबर दिया गया है ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, मतलब एक किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसका हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे, तो ये एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा नंबर जो होगा वो एक इरेशनल नंबर ही बनेगा। और अगर इसका डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर है तो इसको आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है, मतलब रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो √7 का रेशनल नंबर फॉर्म क्या होगा, 7 होगा। लेकिन बात ये फंसती है कि √7 से 7 बनेगा कैसे। तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, सिर्फ रूट के अंदर वाला नंबर बचता है। और स्क्वायर कब होता है, जब कोई नंबर 2 टाइम मल्टीप्लाई होता है। जैसे √7 का स्क्वायर करना है तो √7 में √7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ √7 दिया गया है, तो यहाँ पर एक √7 और कैसे लाएंगे। तो एक रूल होता है कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, √7 जो डिनोमिनेटर है इसमें √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो न्यूमरेटर है इसमें भी √7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 1 और √7 का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर √7 ही आएगा। लेकिन जब √7 और √7 का मल्टीप्लाई होगा तब आंसर 7 आएगा। तो हमें डिनोमिनेटर को रेशनल नंबर बनाना था, और यहाँ पर जो डिनोमिनेटर 7 दिख रहा है ये आपका एक रेशनल नंबर ही है। ठीक है, जबकि ये पूरा नंबर इरेशनल नंबर है, लेकिन आपका काम सिर्फ डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था, पूरे नंबर को नहीं। ठीक है, तो आपको सिर्फ डिनोमिनेटर को ही देखना है कि ये रेशनल नंबर है कि नहीं। तो बिल्कुल 7 एक रेशनल नंबर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, सो हमारा जो आंसर है वो है √7/7। अब बढ़ते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा, स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो ले लीजिए। बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ, और पार्ट 2 में आपको थोड़ा सा माइंड यूज करना पड़ेगा, लेकिन पार्ट 2 के बिहाफ पर आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। और ये रेशनलाइजेशन अभी ही नहीं, आगे की क्लासेज में 12 तक या उसके आगे भी आपको काम देगी। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसको बहुत ध्यान से आपको समझना है। यहाँ पर पार्ट 2 में आपको दिया गया है 1/√7 माइनस √6। अब इसका डिनोमिनेटर सिंपली 2 टर्म का दिया गया है। पहले वाले में तो एक ही टर्म था, उसको हमने इजीली कर लिया। लेकिन देखिए यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर को अगर रेशनल नंबर बनाना है तो पहले हमें √7 को 7 कन्वर्ट करना पड़ेगा और √6 को 6 में बदलना पड़ेगा। तो क्या हम फर्स्ट वाले टर्म में √7 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड वाले में √6 से? ऐसा पॉसिबल है कि एक ही डिनोमिनेटर में दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई करने पे कोई आंसर सेम मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये गलत रीज़न होगा। ठीक है, तो ये √7 का स्क्वायर कब होगा, आप बता सकते हो? जैसा यहाँ पर आपने देखा था इसके सेकंड क्वेश्चन के पार्ट 2 में, यहाँ पे हमने देखा था कि √3 का स्क्वायर हो गया था, देखा था ना हमने। ये कैसे हुआ था, जब यहाँ पर +√3 था और यहाँ पे -√3 था, और पहला जो दोनों का टर्म था वो सेम था, तो यहाँ पर a + b बन रहा था, और दूसरा वाला जो ब्रैकेट था वो a - b बना रहा था। तो a + b और a - b का मल्टीप्लाई a² - b² बन रहा था, मतलब दोनों टर्म जो थे उनके स्क्वायर हो जा रहे थे। तो यहाँ पर हमें a की वैल्यू दे रखी है √7 और b की वैल्यू दे रखी है √6, मतलब a - b आपको दिया गया है। अगर आपको a² - b² लाना है तो इसके साथ में a + b भी होना चाहिए, क्योंकि a² - b² की वैल्यू क्या होती है, a + b होती है मल्टीप्लाइड बाई a - b होती है। ठीक है, तो जब तक a - b के साथ a + b नहीं मल्टीप्लाई होगा तब तक a² - b² नहीं हो सकता। तो यहाँ पर a की जगह पर क्या दिया गया है, √7, और b की जगह पर क्या दिया गया है, √6। ठीक है, तो अब इन्हीं को प्लस करके आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों में इसलिए करते हैं जिससे कि आंसर पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। ठीक है, अदरवाइज़ आप मैथमेटिशियन नहीं हो कोई कि जो मन करे वो कर दो, या मैथमेटिशियन भी नहीं कर सकता जो उसका मन करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? मैथमेटिक्स इज़ अ बिग थॉट, और इसको कोई अपने मन से चला नहीं सकता है।
हमें लेकिन कुछ ऑपरेशंस कर सकते हैं जिससे कि जो आपको नंबर्स दिए गए हैं उस पर कोई इफ़ेक्ट भी ना पड़े और हमारा जो काम है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो वैसा ही काम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, जो आपको दिया गया है नंबर 1/√7 माइनस √6, इसके न्यूमरेटर में हम √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्यों कर रहे हैं मैंने आपको बताया था। यहाँ पर a माइनस बी दिया गया है और अगर इसमें a प्लस बी का मल्टीप्लाई हो जाए तो ये बन जाएगा a² माइनस b²। और जब ये a का स्क्वायर और b का स्क्वायर बनेगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो न्यूमरेटर में किए √7 + 6 से और उतना ही डिनोमिनेटर में भी कर देंगे, ठीक है। बिना इसके आप कुछ नहीं कर पाओगे। और यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, जो √7 + √6 है, जो √7 + √6 है वो √7 माइनस √6 का कॉन्जुगेट कहा जाता है। कॉन्जुगेट, बहुत ध्यान से समझना, इसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट, ठीक है। हिंदी में इसको संयुग्मी बोलते हैं। तो कॉन्जुगेट ऑफ किसका है? √7 माइनस √6 का। और √7 + √6 का कॉन्जुगेट क्या होगा? √7 माइनस √6 होगा। √7 माइनस √6 का कॉन्जुगेट क्या होगा? √7 प्लस √6 होगा। समझ में आ रहा है ना? प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। तो आपको रेशनलाइज करने के लिए जो नंबर दिया गया होता है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर जो नंबर दिया गया था वो था √7 माइनस √6। तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा √7 प्लस √6 और उससे हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करते हैं और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं। तो 1 का मल्टीप्लाई जब √7 प्लस √6 से होगा तो जो आंसर आएगा वो √7 प्लस √6 होगा। और उसके बाद आपको डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से करना है। तो डिनोमिनेटर आपको क्या दिया गया है? √7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6। तो यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्मेट तैयार हो रहा है। तो हमें लिखना होगा a² माइनस b²। तो a यहाँ पर आपको दिया गया है √7, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस b आपको दिया गया है √6, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब जो आंसर आता है वो आता है √7 प्लस √6 डिवाइड बाई √7 का स्क्वायर 7 होता है और √6 का स्क्वायर 6 होता है। अब √7 प्लस √6 और डिवाइड कर देंगे। जब 7 से 6 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर 1 आएगा। और जब √7 प्लस √6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो √7 प्लस √6 ही आंसर आएगा। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है जो कि एक रेशनल नंबर है। तो जो हमें करना था, मतलब डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था, वो काम हमारा पूरा हो गया, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट का सल्यूशन। अब जो इसका पार्ट 3 है और जो पार्ट 4 है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। कर लीजिए, करने के बाद कमेंट बॉक्स में हमें अपना आंसर ज़रूर भेजिए। देखते हैं कितने बच्चे करेक्ट आंसर कर पाते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नए नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें और हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे आपके लिए एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।